विजन ने अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की पीटी 365 रिलीज कर दी है एंड फर्दर विजन अदर सब्जेक्ट्स की पीटी 365 भी रिलीज करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो पीटी 365 है जो विजन ने रिलीज की है उसको। इसके अंदर अप्रैल 2022 से लेके और दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को समराइज किया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो ये सेक्शन रहने वाला है ना, इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जब हम देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स जब हम देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू जिसके साथ हम डील करेंगे वो इशू रिलेटेड रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो चीज़ें न्यूज में रही, जो बातें न्यूज में रही, उनको इन्होंने समराइज यहाँ पे किया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखने के लिए जाने वाले हैं वो रहेगा ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो बातें हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो था, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ये विवाद के अंदर था। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे पेटिशन वगैरह गई थी कोर्ट के अंदर। इन कोर्ट ने फाइनली ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अपहेल्ड की है वैलिडिटी जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिसमें कि 10% कोटा जो है प्रोवाइड किया गया था ईडब्ल्यूएस को एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो हम देख लेते हैं क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड, वो रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की थी? ये कमीशन की थी। तो सिन्हो कमीशन था। इस कमीशन का नाम आपको याद रखना है। सिन्हो कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर ये रिजर्वेशन दिया गया। एंड 103 अमेंडमेंट था जो 2019 के अंदर ये एक्ट आया था, उसके थ्रू हुआ था। आप सभी जानते हैं इस चीज को। एंड प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस अमॉन्ग नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एसटी को ये मिलता है। और इसमें दो नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए। एक तो था आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज 6, आर्टिकल नहीं क्लोज इंक्लूड किए गए हैं ना, इंसर्ट किए गए हैं। तो एक तो आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज 6 ऐड किया गया और आर्टिकल 16 के अंदर क्लोज 6 ऐड किया गया, जो कि बहुत सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। अब देख लेते हैं हम आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 इनेबल करता है गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोविजंस के लिए। किस चीज के लिए? फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन, इंपॉर्टेंट है, अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5। तो ये कुल मिला के आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है और 16 क्लॉज 6 जो है, इसको हम यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे, यदि इनका हम दोनों को अंतर रखेंगे तो कैसे रखेंगे? तो 15 क्लॉज जो 6 है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन वगैरह के रिगार्डिंग है, और 15 क्लोज 4 एंड 15 क्लोज 5 जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज और एस सी एस टी से रिलेटेड है। अब आर्टिकल 16 क्लोज 6 के अंदर क्या है? तो आर्टिकल 16 क्लोज 6 के अंदर ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ तक तो सेम है चीजें, लाइक 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 के अंदर, अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 16 क्लोज 4। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रिलेटेड टू प्रमोशंस इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट। तो ये इस तरह से प्रमोशंस इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट के ऊपर ये आर्टिकल 16 क्लोज 6 आता है, उसकी बातें करता है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है वह बोलता है रिलेट्स टू रिजर्वेशन फॉर दोज बैकवर्ड क्लासेज विच इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विसेज। तो आपको समझ आ गया है 16 क्लोज 6 एंड 15 क्लोज 6 काफी अच्छे से। अब थोड़ा आप देखते हैं हम आगे। तो इसमें क्या हुआ है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 को जब इंसर्ट किया गया है तो इनेबल करता है बहुत सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। आगे देखते हैं, ये सभी बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखते हैं। अमेंडेड जब किया गया आर्टिकल 15 को, तो एडिशनली ये क्या करता है? परमिट करता है गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस। वही सी चीजें बार बार रिपीट की जा रही है। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, अब ध्यान रखना है आपको। 10% सीट्स जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ये क्या करनी है? रिजर्व करनी है सच सेक्शन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है उनके लिए 10% सीट्स को रिजर्व करना है। और स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर ये चीज लागू नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल है। वैसे ही आर्टिकल 16 को जब अमेंड किया गया तो इसमें बोला गया कि 10% जो है सभी पोस्टों के लिए आप ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक विकास शिक्षण है उनके सिटीजन के लिए आपको रखना है इसको। तो ये सब सारी बातें थी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा क्रीमी लेयर के बारे में, क्योंकि क्रीमी लेयर काफी न्यूज के अंदर रहता है। क्या है ये क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी? इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इन हाउस होल्ड विद एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख और अबोव इज नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो 8 लाख जिनकी इनकम है उससे ज्यादा है तो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ये क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया होता है। सॉरी, क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया होता है। द टर्म क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय
तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है टर्म, जो क्रीमी लेयर है वो आपको ध्यान रखनी है। तो सत्तानाथन कमीशन 1971 के द्वारा इनको इस टर्म को लाया गया है। अदर कंडीशन फॉर रिजर्वेशन लेट डाउन इन द इंदिरा साहनी केस क्या था? तो इंदिरा साहनी केस का 1992 का काफी फेमस केस आपको पता है, जिसमें क्या बोला गया था? रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात यहाँ पे थी, एंड 50% की कैप लगाई गई थी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन दी प्रमोशंस, ऐसी भी बात की गई थी इंदिरा साहनी केस के अंदर। ओके, तो आपको क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी समझ आ गया है, एंड देन काइंड ऑफ इंदिरा साहनी वाला केस भी आपको समझ आ गया है कि इसके अंदर क्या बात की गई थी। साथ ही साथ में देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि भाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब दिया जा रहा है तो ये क्या होगा, एडिशनल है जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके। तो इसमें क्या होगा, ये पर्सन नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी। तो एससी एसटी के अंदर जो कवर नहीं हो रहा है और जो ओबीसी के अंदर कवर नहीं हो रहा है और जिसकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, उन लोगों को आइडेंटिफाइड करके ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, उनको ईडब्ल्यूएस बोला जाएगा। ऑल्सो एक्सक्लूडेड, उन लोगों को, इसमें और भी एडिशनल क्राइटेरिया है या 8 लाख की क्राइटेरिया के अलावा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया है कि भाई उन लोगों को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से जिनके पास की 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का एंड अबव इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज और 200 स्क्वायर यार्ड्स इन अदर एरियाज। तो ये सब लोग भी एक्सक्लूडेड रहेंगे, इनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको इसको, है ना। अब देखते हैं की पॉइंट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में क्या की पॉइंट्स रहे थे। इन्हें बोला जाता है जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022, ठीक है। तो क्या बोला गया, जब अपहेल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड जब किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को, तो क्या बोला गया है उसके लिए, जो उनके जो पॉइंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो देखते हैं क्या थे। रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोंग डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे वायलेट नहीं हो रही है यदि हम इकोनॉमिक बेसिस पे क्राइटेरिया अलोंगली दे रहे हैं तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इज डीम्ड ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ये बिल्कुल एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है। एक्सक्लूजन ऑफ एससी एसटी एंड सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एसईबीसी वाज ए पार्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड नेसेसरी टू अवॉइड डबल बेनिफिट्स। तो इनको डबल बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, ये बात बोली गई है। ऑल्सो रिजर्वेशन एज ए कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड, ठीक है। तो ये बात बोली गई है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है वहां पे भी रिजर्वेशन ऐसे कॉन्सेप्ट को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रभावी करना पड़ेगा, वहां पे भी ये बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे बताया गया है 15% जो रूल बना था इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर 1992 के अंदर, हैज नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल एंड इनवायोलेबल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ऐसा नहीं था कि इनफ्लेक्सिबल और इनवायोलेबल होगा ये आने वाले सभी समय के लिए। फर्दर it had applied only to SC, ST, SEBC, OBC communities and not the general category। तो ये सभी की पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं इस वर्डिक्ट के अंदर, जो कि जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 है। ओके, हम फर्दर, तो ये पूरा हमारा पीडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का कोटा था जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम सेकंड नंबर का टॉपिक देखते हैं जो कि 1.2 नंबर पे टॉपिक है, वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज के रिगार्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे ओबीसी का जब सब कैटेगराइजेशन करना है उसके रिगार्डिंग देखते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, 14th एक्सटेंशन दिया है, 14वां एक्सटेंशन दिया है जस्टिस रोहिणी कमीशन को, जो कि सेटअप किया गया था एग्जामिन करने के लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, और इनकी रिपोर्ट को इनको 31 जुलाई 2023 तक सबमिट करना है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है पूरा हिस्टोरिकली हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1953 के अंदर फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया, वो काका कालेकर के अंदर बनाया गया था 1953 के अंदर, नाम याद रखना है काका कालेकर। फिर 1979 के अंदर क्या होता है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया जाता है अंदर बीपी मंडल के अंदर, और 27% रिजर्वेशन दे दिया जाता है। 1992 की बात ये बताई गई है अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4, ठीक है। एंड देन 1992 में ही क्रिमिनल क्राइटेरिया इन्वोक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी जजमेंट आती है 1992 की। तो पूरा हिस्टोरिकल पूरा डेवलपमेंट रहा है ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, है ना। अब देखते हैं क्या और न्यूज में रहा है इसके रिगार्डिंग। तो बताया जा रहा है कि कमीशन जो था वो 2017 के अंदर अंडर आर्टिकल 340 बनाया गया था। ये वाला जो कमीशन था रोहिणी कमीशन जो है वो आर्टिकल 340 एम्पावर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ एसईबीसी। तो आर्टिकल 340 क्या करता है, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं एसईबीसी सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है।
बना सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो कमीशन, ये बताया गया आर्टिकल 340 के अंदर। 2015 के अंदर एनसीबीसी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हैज प्रपोज दैट ओबीसी बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। तो ये एनसीबीसी ने बोला था 2015 के अंदर कि भाई ओबीसी को फर्दर ये 3 क्लासिफिकेशन इनके करने चाहिए। तो पहला तो क्लासिफिकेशन था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, जिसे ईबीसी ग्रुप ए बोला जाए। दूसरा मोर बैकवर्ड क्लासेज, जिसे एमबीसी ग्रुप बी बोला जाए। और बैकवर्ड क्लासेज जिसे बीसी ग्रुप सी बोला जाए। तो इस तरह से 3 कैटेगराइजेशन की बात की गई थी यहाँ पे। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये निकाय है, बॉडी है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी एक, जो कि एनसीबीसी एक्ट 1993 के द्वारा बनी थी। लेकिन अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है और ये आर्टिकल 338 के अंदर प्लेस कर दी गई है बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के इसको। तो अब एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल वो अमेंडमेंट 102 के थ्रू ये हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, सॉरी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अलग लोग होते हैं। ध्यान रखना है, इस तरह से 5 लोग होते हैं। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अभी ये, और कहाँ पे प्लेस की गई है, आर्टिकल 338 के अंदर। अब देख लेते हैं थोड़ा अपॉइंटमेंट के बारे में। बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। टेन्योर जो होता है, देयर कंडीशंस ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस हैज बीन नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है एनसीबीसी के रिगार्डिंग। ये 3 कैटेगराइजेशन के लिए बोला था एनसीबीसी ने 2015 के अंदर, ये आप देख लेना थोड़ा, है ना। आप देखते हैं थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया एग्जामिन एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो देखो यहाँ पे देखिए इस चीज को आप, 27% रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है ओबीसी को अमंग कास्ट और कम्युनिटीज विद रेफरेंस टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। एंड बताया गया है मैंडेट ऑफ रोहिणी जो कमीशन है, जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है, का मैंडेट क्या है। उन्होंने बोला है कि वर्कआउट द मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी होना चाहिए। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 जो स्टेट्स एंड यूटीज है लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, आईटीसी हैव सब कैटेगराइजेशन, और यहाँ पे सब कैटेगराइज कर दिया गया है ओबीसी को इन्होंने फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन। इन 11 इंस्टीट्यूट ने सब कैटेगराइजेशन किया है अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या कर दिया है, सब कैटेगराइज कर दिया है टोटल मिला के 11 स्टेट्स है ओबीसी को, ताकि रिजर्वेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए ओबीसी के लिए। तो ये सब कुछ था ओबीसी के रिगार्डिंग अब तक हमने देखा। आप देखते हैं रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज के अंदर रिजर्वेशन कैसा है ओबीसी का, ये तो हमने किस टाइप का रिजर्वेशन देख लिया है, बताइए। एजुकेशनल एंड एजुकेशन के अंदर, जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन देख लिया, तो लोकल बॉडीज के अंदर रिजर्वेशन देखते हैं। तो हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू नोटिफाई इलेक्शंस इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो अभी हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था यूपी गवर्नमेंट को कि नोटिफाई कीजिए इलेक्शंस इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी। ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना तुरंत नोटिफाई कीजिए आप किसको, इलेक्शन को। दिस डायरेक्शन इज गाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 223U ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मैंडेट्स दैट elections to a constitute a municipality election to constitute a municipality shall be completely before expiry of its duration। तो इसमें क्या किया गया, वही हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया यूपी गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन के रिगार्डिंग इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस, ध्यान रखना ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एंड ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस एज मैंडेटेड बाय हाई सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस जो था, उसके अंदर जो ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस बताई गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। बोला नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास शैल बी प्रोवाइडेड इन यूएलबीज पोल्स। तो कोई रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बैकवर्ड क्लासेज को अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शंस के अंदर। अब देखते हैं ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है। तो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया आर, पहला तो क्या है इसमें क्राइटेरिया, सेटअप ऑफ ए डेडिकेटेड कमीशन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू गैदर डाटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ द ओबीसी इन एवरी लोकल बॉडी। सेकंड है स्पेसिफाई प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्वेशन इन ईच लोकल बॉडी। एंड थर्ड है इंश्योर दैट सच रिजर्वेशन डज नॉट एक्सीड 50%। तो ये ट्रिपल टेस्ट है, ध्यान रखना है ना। इन स्टेट्स in case state and UT not in a position to fulfill the triple test requirement, यदि ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट स्टेट फुलफिल नहीं कर पाता है या कोई यूटी इन तीनों चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो इलेक्शन टू एनी ऑफ इट्स लोकल बॉडी कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पीरियड। तो इस स्टैट्यूटरी पीरियड के बियॉन्ड इसको नहीं किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है।
इलेक्शन को फर्दर मतलब डिले नहीं किया जा सकता है ट्रिपल टेस्ट को यदि आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो। आगे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन लोकल बॉडीज एज पर देयर पॉपुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट आर अलाउड टू मेक डिसीजन ऑन रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। हर लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर लाइन को आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है हर लाइन पे, ठीक है। तब आगे चलते हैं और फर्दर हम देखते हैं। तो ये आपका ओबीसी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो पार्ट था वो भी लगभग कंप्लीट हो जाता है, होलिस्टिकली कवर हो जाता है 1.2 नंबर का जो टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फर्दर उसको देखते हैं कि इसमें क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, तो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूसीसी क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूसीसी देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि क्यों न्यूज के अंदर है यूसीसी। तो रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल जो कि टाइटल्ड है यूसीसी इन इंडिया बिल 2020 इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा के अंदर। इस वजह से यूसीसी काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता है और कंटिन्यूसली इसकी डिमांड बनी ही रहती है, आपको पता है इसके ऊपर बात चलती रहती है कंटिन्यूसली, ये कंट्रोवर्सी में रहता ही है। तो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखते हैं कि यूसीसी का क्या स्टेटस था, क्या इसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट हुए हैं। तो बताया जाता है 1840 में ऑन बेसिस ऑफ लेक्स लॉक की रिपोर्ट, तो लेक्स लॉक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म लॉज फॉर क्राइम्स एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्राइम्स के लिए, एविडेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ लेके आने की बात की गई थी, एस्टेब्लिश किए थे लॉ, है ना, 1840 के अंदर। बट पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर इंटेंशनली लेफ्ट टू देम, इन जो पर्सनल लॉ थे हिंदू और मुस्लिमों की वो इंटरनली उनके ऊपर छोड़ दिए गए इन 1941। तो ये प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट है रिगार्डिंग यूसीसी। तो इन 1941 गवर्नमेंट फॉर्म BN राव कमिटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ एंड गिव मोर इक्वल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे BN राव कमेटी बनाई गई थी 1941 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर क्या हुआ है। इसमें बताया गया है इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स किसने हेड की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था उनको। तो इन्होंने डिसाइड किया दैट सिक्योरिंग यूसीसी वाज नॉट विद इन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के स्कोप के अंदर नहीं आता है यूसीसी को सिक्योर करना। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रोवाइड्स द फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो दोबारा सुन लीजिए, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि हेड किया था जिसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने डिसाइड किया था कि यूसीसी को सिक्योर करना नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के स्कोप के अंदर नहीं आता है। एंड एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है जो कि प्रोवाइड करता है सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए रिलीजन से दूर पड़े, ठीक है। एंड इन 1955 एंड 56 फॉर हिंदू कोड बिल्स पास्ड, 4 हिंदू कोड बिल पास की गई 1955-56 में। वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एडवोकेट यूसीसी। तो ये सब यूसीसी के रिगार्डिंग रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। अब देख लेते हैं अबाउट यूसीसी, थोड़ा यूसीसी को और देखते हैं। तो देखिए आप अच्छे से, यूसीसी क्या रेफर करता है, सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यूसीसी बोलता है भाई सेम सेट ऑफ सिविल लॉज होंगे जो कि सभी सिटीजन्स के ऊपर प्रभावी होंगे इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। तो इन सबके अंदर क्या होगा, सेम लॉ होंगे, ये बोलता है यूसीसी। प्रोविजन फॉर यूसीसी कम अंडर आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। Thus, UCC comes under non-justiciable part of the Constitution. Also, personal laws comes under import. हाँ, also personal laws कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं, ध्यान रखना आपको, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ये आते हैं। अभी करंट स्टेटस ऑफ द पर्सनल लॉज इन इंडिया क्या है उसको देख लेते हैं कि भाई करंट स्टेटस पर्सनल लॉज का इंडिया के अंदर है क्या। तो देखते हैं डिफरेंट रिलीजन जो कम्युनिटीज होती हैं और करंटली गवर्न बाई सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ से गवर्न होती है, वो अपने अपने सबके पर्सनल लॉ हैं विच हैव बीन कॉडिफाइड ओवर ईयर, जो कि बहुत टाइम पहले और बहुत टाइम के दौरान कॉडिफाइड किए गए हैं, बहुत टाइम से कॉडिफाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ है जो कि कॉडिफाइड है ना, हिंदू पर्सनल लॉ जो कॉडिफाइड है उसके 4 बिल है। 4 बिल कौन से हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो ये 4 हिंदू कोड बिल है, ये 4 हिंदू कोड बिल है, ओके। और बाद में बताया गया हिंदू, द टर्म हिंदू आल्सो इंक्लूड्स हिंदू में सिख, जैन, बुद्धिस्ट फॉर पर्पस ऑफ दीज लॉज। हिंदुओं में सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी इस लॉ की पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाता है, ध्यान रखना है आपको स्पेशली। आगे बताया गया है सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ आर एक्सप्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इन एक्ट सच एज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। तो कुछ जो सर्टेन एस्पेक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के वो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के अंदर, लाइक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट
एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो ये रखे गए हैं काइंड ऑफ, है ना। आप देखते हैं पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूसीसी। तो यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं उनको देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस साहबानों का केस है एक, तो जिसके बारे में आपको बताया 1985 का केस है। पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कॉन्टोर्स ऑफ ए कॉमन सिविल कोड एज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स नेशनल हार्मनी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये बात बोली गई थी यहाँ पे शाहबानो केस 1985 के अंदर। पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कॉन्टोर्स ऑफ ए कॉमन सिविल कोड, तो ये शाहबानो केस के अंदर बोला गया था। 1985 का केस है, नेशनल हार्मनी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ को बनाए रखने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ये शाहबानो केस में 1985 में बोला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर जॉर्डन, ठीक है, वर्सेज एसएस चोपड़ा का 1985 का केस है। इसमें बोला गया नीड फॉर फ्रेमिंग यूनिवर्सल कोड फॉर मैरिज एंड डाइवोर्स वाज रेज्ड बाय द कोर्ट, तो ये बात यहाँ पे भी बोली गई। फिर सलरा मुदगल केस है 1995 का। सलरा मुदगल केस काफी फेमस, काफी इंपॉर्टेंट केस है 1995 का। रिट्रेटेड दैट the need of for parliament to frame a UCC which would help cause national integration by removing ideological contradictions। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे सल्ला मुदगल केस के अंदर भी मिस्टर जॉर्डन का जो केस था उसके अंदर एल साहबानो केस के अंदर ये बातें बोली गई है कि भाई यूसीसी लेके आओ, रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंड किया है कोर्ट ने कि भाई यूसीसी लेके आना चाहिए काइंड ऑफ, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसको, जस्ट ए मिनट। ओके, देयर आर सम सेक्युलर एज वेल एज, मतलब क्या बोला गया है, सम सेक्युलर लॉज भी है यहाँ पे, लाइक स्पेशल मैरिज एक्ट की जब हम बात करें जो 1955 का है, जो हमने पहले भी देखा था, ये क्या करता है, इंटर रिलीजन मैरिज टेक प्लेस इसको देख लेता है। एंड गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है एक, विच एस्टैब्लिश द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गार्जियन। तो ये क्या है, सेक्युलर एंड लॉज है सारे। सेक्युलर लॉज मतलब किसी धर्म के ऊपर लागू नहीं होते हैं, ये जनरल है, सबको एक साथ लेके है। गोवा के अंदर क्या है, प्रेजेंट ओनली स्टेट है गोवा इंडिया का जिसके अंदर की यूसीसी है, जिसके अंदर की यूनिवर्सल सिविल कोड है। तो पुर्तगाली जो थे, पोर्तुगीज सिविल कोड 1867, पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 कंटिन्यूज टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर इंडिया ने जब ले ली थी टेरिटरी 1961 के अंदर। उसके बाद भी जो पोर्तुगीज का सिविल कोड 1861 था वो प्रभावी वहां पे रहा, रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन एथनिसिटी और ऑफ कम्युनिटी। आप सभी को एक साथ लेके चलोगे, सभी को सिटीजन मान के चलोगे और सभी को सेम तरीके से लेके चलोगे पर्सनल लॉज के अंदर। तो गोवा के अंदर यूसीसी है। हाउएवर पोर्तुगीज कोड इज नॉट कंप्लीटली यूसीसी, बट बोला गया है जो पोर्तुगीज कोड है वो कंप्लीटली यूसीसी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 1.3 नंबर का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी हम देख लेते हैं, कंप्लीट हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हेट स्पीच को। 1.4 हेट स्पीच, हेट स्पीच को स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 1.4 नंबर का टॉपिक है, चौथे नंबर का टॉपिक है जो हम डील करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सब टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 में 1.4 हेट स्पीच। हेट स्पीच को देखते हैं न्यूज के अंदर क्यों है हेट स्पीच। तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उनकी रिपोर्ट आई है जिन्होंने बताया कि 5% राइज हुआ है केसेस अंडर हेट स्पीच लॉज इन 7 ईयर्स। तो पिछले 7 साल के अंदर 5% राइज हुआ इन केसेस के अंदर। हेट स्पीच होता क्या है, तो हेट स्पीच हैड नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया। तो हेट स्पीच को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। कभी आ जाए क्वेश्चन कि भाई हेट स्पीच डिफाइंड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हेट स्पीच को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। हाउएवर हेट स्पीच जनरली क्या होता है, इंसाइटमेंट होता है टू हेटेड प्राइमरली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्संस डिक्ट विद आईपीसी सेक्शन लाइक 153A 295A ETC। तो फिर भी क्या होता है, इसको ध्यान रखना, जनरली इंसाइटमेंट होता है प्राइमरली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, जो कि डील करता है विद आईपीसी सेक्शन 153A एंड 295A। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा लेजिस्लेशंस अराउंड हेट स्पीच। हेट स्पीच के रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशंस रहे हैं उनको देखते हैं हम, क्या कौन कौन से रहे हैं हेट स्पीच के अराउंड में जो लेजिस्लेशंस रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो क्या रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 गिव्स ऑल सिटीजंस द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर प्रिजर्विंग इंटर अलिया पब्लिक ऑर्डर डिस्टेंस एंड मॉडलिटी। तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टेंस एंड मॉडलिटी को मेंटेन करने के लिए ये चीजें रोकी जा सकती है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसको रोकने के लिए। दूसरा इंडियन पेनल कोड जो है, इंडियन पेनल कोड 1860 के 18 बोलता है सेक्शन 153A 153B 298 TTC और IPC 1860 1860 deal with speech or word that could create mischief, outrage religious beliefs or cause imputations to nation integrity। तो ये सब चीजें होती हैं जहाँ पे इंडियन पेनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस चाहिए। सेक्शन 153A 153B 298 ETC और IPC deal with speech or words
that would create mischief. बता दो पढ़ लिया है तो आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1951 के अंदर ये स्पीच के रिगार्डिंग क्या प्रोवाइड किए हैं तो सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाई करता है पर्सन को हु कंटेस्टिंग इलेक्शन इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्ट अमाउंटिंग टू इलेजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सेक्शन 8 को ध्यान रखना है 1951 का आरपीएफ के अंदर आपको एंड सेक्शन 123 क्लोज 3A एंड सेक्शन 125 प्रोहिबिट्स प्रमोशन इसके अंदर आरपीएफ 1951 के अंदर ये गया तो प्रोहिबिट करता है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी ऑन नॉन ऑफ रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी एंड लैंग्वेज इन connection with election as in corrupt electoral practice and prohibits it। तो ये हम ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 क्या बोलता है? सेक्शन 7 जो है इस एक्ट का वो पेनलाइज करता है incitement to and encouragement of unintelligibility through words either spoken or written by signs or by visible representations or otherwise। तो ये सभी legislations है around hate speech। आप देखते हैं hate speech can be conveyed through any form of expression including like image, cartoons, memes, objects, gestures and symbols and it can be disseminated offline or online। तो this is all about hate speech। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 5 सेडिशन, उसको देखते हैं। तो सेडिशन क्या है? वाई इन न्यूज के अंदर क्यों है? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है एडवांस 52 ईयर्स ओल्ड सेडिशन लॉ अंडर सेक्शन ऑफ 120E 124E ऑफ आईपीसी शुड बी इफेक्टिवली कीप्ड इन अबेयरेंस, ठीक है, टिल यूनियन गवर्नमेंट रिकंसीडर द प्रोविजन। तो यहाँ पे सेडिशन का काफी मिसयूज होने की संभावना को देखते हुए सेडिशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसको थोड़ा सा देखिए, आप हैंडल कीजिए इसको और इसको रोकिए थोड़ा काइंड ऑफ में फॉल चीजें हो रही हैं। तो देखते हैं सेडिशन क्या है। तो इंडियन पिनल कोड जो है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो है डिफाइन करता है सेडिशन सेक्शन 124 के अंदर एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट द डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ये 124 के अंदर बोला गया और ये सेडिशन है कुल मिला के, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है? वर्ड्स के थ्रू हो सकता है, जैसे साइंस हो सकता है, किस तरह की विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, अदरवाइज हो सकता है। क्या पता है यार वाला डेवलपमेंट देखता है सेक्शन का पूरा बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे रहा है लिखने का पूरा तो देखते हैं। तो 1837 से स्टार्ट होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1837 हुआ क्या था? ब्रिटिश हिस्टोरिकल पॉलिटिशियन थॉमस मैकॉले ड्राफ्टेड सेडिशन लॉ। तो इन्होंने थॉमस मैकॉले को, जिसको कि आप सभी जानते हैं, थॉमस मैकॉले जिसको कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? सेडिशन लॉ को सबसे पहले क्या किया था? हिस्टोरिकल पॉलिटिशियन थे, जिस इस लॉ को ड्राफ्ट किया है और ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक ऑफेंस बताया गया उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ है। सेडिशन के बाद कमिटेड बाय आईपीसी नेटेड, तो आईपीसी को नेट किया गया तो सेडिशन बढ़ा दिया गया। देन सेक्शन 124A सेडिशन इन आईपीसी बाय अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जेम्स स्टेफन व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर दिस स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। तो ये बाद में ऐड किया गया। फर्स्ट ईयर रजिस्टर्ड बाय द जोगेंद्र चंद्र बोस। तो जोगेंद्र चंद्र बोस एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, कौन सा था न्यूज़पेपर? बंगोबासी। बंगोबासी न्यूज़पेपर वाज बुक्ड फॉर पब्लिशिंग एन आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग ईओ कंसेंट बिल। तो उनको कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, इनके खिलाफ ये रजिस्टर किया गया। एंड बाल गंगाधर तिलक एंड स्टैंड अलीगढ़ मौलाना आजाद मिस्टर महात्मा गांधी एंड मेनी अदर सफर्ड इम्प्रिजमेंट। इस रजिस्ट्रेशन की वजह से काफी लोगों ने इम्प्रिजमेंट को सफर किया है, काफी लोगों को सजेशन लगा है। इंडियन लीडर्स एग्री टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन लीडर्स जो थे वो एग्री हुए कि ड्रॉप करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से सेडिशन को। सेडिशन इज नो मोर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर सेक्शन 124A आईपीसी के अंदर रहता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेडिशन को नहीं रखा रहता है। नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग इन फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A एंड puts in minimal restriction on the right to freedom of speech। इनके केदारनाथ वर्डिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? बेंच अपोल्ड करती है वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ की वैलिडिटी को अपोल्ड करता है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बेंच होती है वो। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड सेक्शन 124A a cognizable offense that authorizes police to make arrest without warrant। इसको cognizable offense बना दिया जाता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट द्वारा, और इसमें पुलिस क्या होती है? अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, है ना, ऑथराइज हो जाती है अरेस्ट करने की पुलिस जो है बिना किसी वारंट के इस केस में, सेडिशन के केस। फिर 1974 के अंदर होता है केदारनाथ जी का, 1962 वाला है, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट होता है और ये टाइमलाइन आप देख सकते हो। तो आगे बताया गया सेडिशन आप जो राइट नाउ क्या स्टेटस है? ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लॉ है राइट नाउ।
ए पर्सन चार्ज अंडर द सेडिशन लॉ इज बार्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब से इसको बाहर कर दिया जाता है ना। यदि कोई सेडिशन का चार्ज किसी के ऊपर लगता है तो दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट एट all times as and when required. And in 2018, Law Commission of India (LCI) recommended to repeal Section 124E of IPC. तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर बोला था, रिकमेंडेशन देखी थी कि रिपील कीजिए सेडिशन को। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रही है उनको देख लेते हैं। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का जो केस रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द सिटीजन हैव राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट ऑन गवर्नमेंट ऑन इट्स एक्शंस एंड लॉन्ग एज ही डज नॉट प्रोवोक वायलेंस। जब तक वो वायलेंस को प्रोवोक नहीं करते हैं तब तक वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। द सिटीजन हैव राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट ऑन गवर्नमेंट और इट्स एक्शन। आगे बताया गया है। एक पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट स्लोगनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन। तो ये अमाउंट टू सेडिशन नहीं होता है। तो काफी लिबरल जजमेंट्स रही हैं सभी और काफी सही जजमेंट्स रही हैं ये, ठीक है। तो ये सेडिशन की रिगार्डिंग सब कुछ था। अब हम देखते हैं 1.6 नंबर का टॉपिक जो कि है प्रिवेंटिव डिटेंशन। हम थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन को देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को देखते हैं, क्यों है प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज के अंदर। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। तो आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज के अंदर ही यूज में लेना है, ये बोला है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने। तो थोड़ा न्यूज के ऊपर और देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है ना, एक्सेप्शनल पावर होना चाहिए स्टेट के पास which affect the personal liberty of individual and has to be employed sparingly kind of, and court distinguish between the law and order situation and the public disorder. Preventive detention may apply in the latter but never for the former situation. तो बोला है कोर्ट ने कि भाई डिस्टिंग्विश किया है बिटवीन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एंड पब्लिक डिसऑर्डर को। तो फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं करना है, पब्लिक डिसऑर्डर की सिचुएशन में आप कर सकते हो। नेवर फॉर द फॉर्मर सिचुएशन, पहले वाली सिचुएशन में आपको नहीं करना है ऐसा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पहले अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन को देखने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में जो आपके सेफगार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है वो क्या बोलता है, नो पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। देखो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को बताए बिना किसी भी इंसान को कस्टडी के अंदर नहीं रखा जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता है। और शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट और बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब किसी को भी राइट टू कंसल्ट और अपने आप को डिफेंड करने का प्रैक्टिशनर के थ्रू अपने आप को डिफेंड करने का जो उनका अधिकार है उसको नहीं रोका जा सकता है। आगे बताया गया है आर्टिकल 22 क्लोज 2 के अंदर क्या बोला गया है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच एन अरेस्ट। तो अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बिना किसी भी इंसान को 24 घंटे से ज्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्या बोलता है, अबाउट 2 क्लॉज विल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन हु इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस टू ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लॉ के अंदर यदि किसी इंसान को किया गया है गिरफ्तार तो उसको उस पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। जो दूसरे क्लॉज थे हमारे आर्टिकल 22 के वो 1 and 2 क्लॉज वो लागू नहीं होंगे, है ना। 2 clauses will not apply to a person, बता दिया हमने। आर्टिकल 22 क्लोज 4 देखते हैं, no person can be detained for more than a period of 3 months unless an advisory board confirms that there is sufficient cause for continuation of such detention। तो मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा उसमें 3 मंथ से ज्यादा किसी भी इंसान को नहीं रखा जा सकता डिटेंशन के अंदर, ठीक है। कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, है ना। एंड एडवाइजरी बोर्ड जब बोलेगा तभी जाके आगे डिटेंशन किया जा सकता है। एक्सेप्शन टू आर्टिकल 22 क्लोज 4 में क्या है, हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 क्लोज 7 सब क्लोज भी मेल सेल में इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। वो एक्सेप्शन भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन होती है जब ऐसा नहीं होगा। तो ये पर्सन कैन बी प्रिवेंटिव, एक पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन फॉर मोर देन 3 months विदाउट ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड इफ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स, द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स करती है पर्टिकुलर मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन एंड सेकंड सर्कमस्टेंसेस क्लासेस ऑफ पर्सन एंड क्लासेस ऑफ द केसेस टू व्हिच सच लॉ में अप्लाई। तो ये ओपन एंडेड थोड़ा सा रख दिया गया है काइंड ऑफ, है ना। हम देख लेते हैं अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं क्या है। इट इज डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन ए मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग ऑन एक्टिवली डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी।
तो भाई ऐसा फील होता है भाई इनका जो काम है, इनका काम जो है पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसी संभावनाएं भी नजर आती है, ऐसा डर नजर आता है, आशंकाएं नजर आती हैं, संभावना से ज्यादा हम बोलेंगे ऐसी आशंकाएं ऐसी नजर आती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिटेंशन किया जा सकता है ना। तो मेनली इस आधार पर डिटेंशन किया जा सकता है, द पर्सन इज कन्फाइंड इन कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग ए ट्रायल। आगे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। These protection are not available to a person arrested or detained under the preventive detention law article 22 sub clause 3। ठीक है, क्लोज 3 सब क्लोज नहीं, क्लोज 3। आगे देखते हैं हम मल्टीपल लॉ सच एज द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट NDPS 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ना, एंड परमिट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये सभी एक्ट जो है परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को, ध्यान रख लेना, दोबारा सुन लो इन एक्ट्स के बारे में। तो एक तो है नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, NDPS, अनलॉफुल वापा जो आपका होता है वापा काइंड ऑफ है ना, तो ये सभी एक्ट यहाँ पे हैं। तो मल्टीपल लॉ सच एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट वगैरह हमने देख लिया, तो इनके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक तो ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CPC, सॉरी एक तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एक यहाँ पे है CRPC। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ऑल्सो प्रोवाइड्स है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द सेक्शन 151। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ CRPC पुलिस आर एम्पावर्ड टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव दैट, क्या बिलीव करती है, दे मस्ट डू सो ऑन टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस ऐसा कर सकती है, एनी कमीशन, यदि कोई भी कमीशन होने वाला हो, कोई भी यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऐसा कर सकती है। अब देखते हैं ग्राउंड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, ग्राउंड्स क्या है। ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यदि खतरे में हो, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया खतरे में हो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में ऐसा किया जा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, इन सब कंडीशंस में ऐसा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओके, इसी में सब टॉपिक है जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसी के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं 1.6 के अंदर ही, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सब टॉपिक है फर्स्ट नंबर पे वो है 1.6 के अंदर ही आपका एक तो है अनलॉफुल, वो आपका जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसको देखता है। तो ये न्यूज के अंदर क्या हुआ, सेंटर ने अभी डिक्लेयर किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को अनलॉफुल एसोसिएशन। तो PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अंडर द वापा एक्ट 1967। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था वापा के अंदर, आपको पता है। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इंपोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सही है इंपोर्टेंट, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही गोपालन केस था, एक ही गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है ये। कोर्ट ने इसमें क्या बोला, ग्रीन फ्लैग दे दिया टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5। तो यहाँ पे इनको क्या कर दिया था, अपेंड रखा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन को ग्रीन फ्लैग दिया था। एक है तुम्हारा सिब्बन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस आता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड किया दैट कोर्ट रूम isn't even competent to inquire into reality or in any case of the facts which are referenced as ground of detainment। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो जाती है, ये भी केस देख लेगा, एक शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस है। Although the concept of the preventive detention in itself is a draconian and infringes the fundamental rights, sometimes it is necessary for state to take such extreme steps to maintain security of the country। तो ये बात बोली गई थी यहाँ पे, है ना। आप वापा को हम देख रहे थे, तो वापा को हम फर्दर प्रोसीड करते हुए देखते हैं। वापा जो है 1967 का एक एक्ट है जो कि इनेक्ट किया गया था फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन एंड फॉर डीलिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद। तो ये सबको डील करने के लिए वापा लाया गया था 1967 के अंदर। ये एक्ट डिफाइंस करता है अनलॉफुल एक्टिविटी एज एनी एक्शन टेकन बाय सच इंडिविजुअल और एसोसिएशन दैट लीड्स टू सेसेशन ऑफ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चंस ऑफ सॉवरेनिटी यहाँ पे आते हैं इंडिया की, और डिस्टर्ब करता है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। तो वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी, अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। अब देखते हैं केसेज अंडर वापा आर इन्वेस्टिगेटेड बाय बोथ स्टेट पुलिस एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोनों ही इसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वापा गिव पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंपोज ऑल इंडिया बैन्स ऑन एसोसिएशंस। एक्ट हैड प्रोविजंस फॉर ए ट्राइब्यूनल to review or to hear an appeal against the ban
एंड आगे बताया गया है बहुत इंडियन नेशनल्स एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज अंडर एक्ट, ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल्स को इसमें चार्ज किया जा सकता है। ऑल्सो एक्ट होल्ड्स ऑफेंडर अकाउंटेबल इन सेम मैनर इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, तो भी सेम मैनर में अकाउंटेबल पता रहेगा जो क्राइम करने वाला है वो। यदि इंडिया में ना हो कि क्राइम कहाँ पे होता है, आउटसाइड इंडिया भी होता है, तो भी ध्यान रखना आपको। और वापा के अंदर अमेंडमेंट हुआ है 2004, 2008, 2012 के अंदर, मोस्ट रिसेंटली 2019 के अंदर, जिन्होंने की स्कोप को, इस एक्ट के स्कोप को बढ़ाया है। उससे पहले हम देख लेते हैं लॉज, जो लॉज हैं वो प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो हम देख लेते हैं। लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, तो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 टू प्रिवेंट एंटी नेशनल एलिमेंट्स फ्रॉम कैरिंग आउट एक्ट्स दैट आर होस्टाइल टू नेशन सिक्योरिटी एंड डिफेंस, यही क्या मीसा करके एक्ट है। तो ये सभी एक्ट आए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, तरह से लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। तो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 आया था, फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे मीसा लाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, जिसको आप काफी अच्छे से जानते हैं, जिसके नाम पे लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो बेटी का नाम मीसा भी रखा था, तो मिता और उनकी बेटी का नाम मीसा है ना। तो ये 44वां अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको हटा भी दिया गया था। ये काफी इनफेमस था फॉर एक्सेसिव यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी, पॉलिटिशियंस अपोनेंट जो थे, ट्रेड यूनियंस एंड सिविल जो सोसाइटी ग्रुप थे, उन्होंने जो चैलेंज कर रहे थे गवर्नमेंट को, उनके लिए काफी ये एक एक्ट यूज में लिया गया था। काफी इनफेमस एक्ट था मीसा जो एक्ट था 1971 से 1977 तक। फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, तो फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, तो ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग एक्ट रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को ये भी अलाउ करता है, लेके आता है। प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव फॉरेन एक्शन एंड टू डिटर इलीगल ट्रेड, तो यहाँ पे ये सब कुछ रहा था। आगे देखते हैं हम टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाड़ा 1985 का, तो पावरफुल एंड रिस्ट्रिक्टिव लॉज ड्रॉन अप अंडर द सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, तो ये बाद में पोटा भी आया था। प्रेजेंट एक्ट सिल्वर टू टाड़ा। अब देखते हैं वापा के अंदर जो अभी हुआ है अमेंडमेंट, डिटेल ऑफ द वापा एक्ट 2019 थोड़ा सा देख लेता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा न्यूज में रहता है ये, है ना। लास्ट इसके बाद ये वाला टॉपिक ये सब टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 1 में कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इसको। तो स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल। पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, तो टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की पावर अब किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट commits or participate in act of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism, is otherwise involved in terrorism, तो उसको क्या कर सकती है आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन सेम ग्राउंड, तो इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है सेम ग्राउंड्स के ऊपर, ये भी एम्पावर करता है ये एक्ट जो है। अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाई एनआईए, ठीक है, तो यहाँ पे एनआईए जो प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है इसके रिगार्डिंग में बात की गई है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू सीज प्रॉपर्टी दैट मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म। ओके, आगे बताया गया है इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी कंडक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और अबव, तो इनके द्वारा यहाँ पे क्या की जा सकती है? इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है इन केसेस के अंदर। एक्ट एम्पावर्स ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेज, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो गया है कि ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस के अंदर, ध्यान रखना है। अब कन्वेंशन देखते हैं। शेड्यूल अंडर ओरिजिनल एक्ट लिस्ट 9 treaties including convention for suppression of terrorist bombings 1987, convention against the taking of the hostages 1979, WAPA Act 2019 added international convention for suppression of acts of nuclear terrorism 2005 to list, तो इसमें इसको और ऐड कर दिया गया उस लिस्ट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, है ना। तो अब तक हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3 के बाद 1.4, 1.5, 1.6 कंप्लीट कर लिया है। फर्दर वीडियोस के अंदर हम 1.7 जो कि फॉन्ट टैपिंग है वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।